नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये फाउंडेशन कोर्स का वीडियो है और इसको रिकॉर्ड करके दिया जा रहा है। वैसे लाइव क्लासेस देता हूँ, लेकिन आज मैं रिकॉर्ड करके आपको लेक्चर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा मैं कहीं बिजी हूँ, इसलिए मैं सोचा कि क्लास आपकी छूटे ना, तो मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि एनसीईआरटी क्लासेस जो होती हैं या इंस्टीट्यूट बुक्स जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बेसिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिविल सर्विसेज में आप बहुत एडवांस भी पढ़ते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन एडवांस आप तब समझ पाएंगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग होंगे। और यकीन मानिए, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं, अगर आपके बेसिक चीज़ें आपको पता है क्या चीज़ होती हैं, अब यकीन मानिए कि आप 50 to 60% चीज़ें आप अच्छा करके आ जाओगे वहां पर। सिर्फ एनसीईआरटी के बल पर अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो आप 50 to 60% आप अच्छा करके आ जाओगे वहां पर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मुश्किल चीजें करके ही सफल हो जाता है, कभी कभी आसान चीज को भी करके सफल हो सकते हैं आप। ये मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, आप भी इस बात पे यकीन रखिएगा। आज हम ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और दूसरा है इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं, सौर मंडल में पृथ्वी। इसके ऊपर हम क्योंकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि दोनों स्टूडेंट्स जो है वो एक ही क्लास में अटेंड करें, क्योंकि मैं कभी नहीं पसंद करता कि लैंग्वेज को आप बैरियर बनाओ। कभी लैंग्वेज अगर आपकी बैरियर बन गई कि अगर इंग्लिश आपको आती है और हिंदी नहीं समझ में आती, और हिंदी अगर आपको आती है और इंग्लिश समझ में नहीं आती है, यकीन मानिए सिविल सर्विसेज के लिए बहुत आपको दिक्कत आएगी कि कहीं कहीं आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा हेल्प करती है और कहीं कहीं आपको हिंदी भी हेल्प करती है। मेरी कोशिश आपको यह है कि मैं दोनों ही पीडीएफ एक साथ पढ़ाऊंगा आपको। मेन मेरा फोकस कॉन्सेप्ट की होगा। आप अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको अंग्रेजी पढ़नी पीडीएफ पढ़नी है, हिंदी पीडीएफ पढ़नी है। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, चीजें आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं सोलर सिस्टम की। देखिए, सोलर सिस्टम से पहले कुछ दो तीन सॉरी गला बहुत खराब हो रखा है। दो तीन बातें जो बोली हैं एनसीईआरटी ने, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू उन्होंने बीच से किया है, कुछ लाइनें उन्होंने बोली है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ फटाफट, फिर हिंदी पढ़ेंगे। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You can't count them anymore. ये यहाँ बात कर रहे हैं स्टार्स की बात कर रहे हैं। The whole sky is filling with teeny shining objects. Some are bright, others are dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as moon shines. क्या बोल रहा है ये समझिए। ये बोल रहे हैं, हिंदी में आप देख लीजिएगा, कि जब आप आसमान को देखते हो तो आसमान में आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इतने दिखते हैं कि आप उसको गिन नहीं सकते हो, और ये सब के सब ट्विंकल करते हैं। ठीक है, चमकते हैं। लेकिन जब आप बहुत ध्यान से देखते हो तो ये टिमटमाते हुए जो है, ये कुछ ऑब्जेक्ट तो टिमटमा रहे हैं, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो टिमटमा नहीं रहे हैं, ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, बट ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। जैसे कि मून। मून ट्विंकल नहीं करता है, मून शाइन करता है, ग्लो करता है बिल्कुल वैसे। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि तारे हैं वो तो ट्विंकल कर रहे हैं, बट जो जो आपका मून है वो ट्विंकल नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या इन्होंने बोला है, इसको पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं पहले। अब एनसीईआरटी में जो ये बात लिखी है, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, देखिए समझिएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, उसको ठीक से पढ़ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग ये लाइन पढ़ के चले आते हैं, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा ना तो मैं यहाँ सवाल बना दूंगा, और यहाँ सवाल आए हैं। सवाल यह है कि भाई जो तारे हैं चमकते क्यों हैं? ठीक है, इसके पीछे साइंस। अब आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, लेकिन सवाल आएगा साइंस से, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल आया हुआ सवाल है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये आया हुआ सवाल है। अब हमें समझना है कि तारे चमचमाते क्यों हैं। देखिए, तारे जो है, तारे क्या है? तारे भी एक तरह का सूर्य है, सन है। जैसे सन होता है, सूरज होता है, उसी तरह के ये तारे भी होते हैं। बट फर्क ये है कि जो हमारा सूर्य, जो हमारा जिसको हम सूरज बोलते हैं, वो बहुत पास है हमसे,
और जो तारे हैं ये बहुत 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 दूर है, ये बहुत दूर है, ठीक है। जो ये सूर्य है इससे कई गुना बड़े बड़े तारे होते हैं। तारे आप जितने छोटे देखते हो ना, ये ऐसा नहीं है, ये हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से, ठीक है। लाखों तो आपका सूरज ही है, मैं तो करोड़ों अरबों लाखों लाइट ईयर्स दूर है यहाँ जो तारे हैं, ये इतने दूर है कि इतना छोटा इनका इमेज हमें दिखाई देती है। अब चूंकि सूरज बहुत पास में है तो सूरज की जो रोशनी होती है वो बहुत ज्यादा हम फील करते हैं, बहुत महसूस करते हैं। लेकिन जो तारा होता है जो इतनी दूर है, उसमें से जब रोशनी निकल के आती है, ठीक है, रोशनी निकलती है और हमारी तरफ आती है, तो जैसे ही हमारी तरफ आती है तो आपको पता है कि हमारे जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, गैसों की लेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस की लेयर है, ठीक है। इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। वायुमंडल, हिंदी में क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब जब ये तारे से जो रोशनी निकल के आती है, तो जैसे ही ये हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो क्या होता है कि अपना मीडियम चेंज कर लेती है। मीडियम का मतलब क्या होता है कि जहां से वो आ रही होती है वायुमंडल से बाहर से, तो वहां पर हल्का मीडियम होता है, लाइट मीडियम, वहां पर गैस नहीं होती है बिल्कुल, तो ऐसा ट्रेवल कर रहा, रोशनी ट्रेवल कर रही होती है। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के वायुमंडल में एंटर करती है, तो वो समझिए कि हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, यानी कि हल्के से भारी की तरफ जा रही है। भारी, हमें पता है कि सौरमंडल में क्या है कि वहां पर गैसेस है, थोड़ा सा भारी वहां पे एटम्स होंगे। तो क्या होगा कि जो रोशनी है ये सीधी रेखा में ना ट्रेवल करके थोड़ा सा ये मुड़ जाती है। ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि जो लाइट है वो ट्रेवल कर रही है, अगर एक ही मीडियम में है तो सीधी रेखा में ट्रेवल कर रही है। लेकिन अगर मान लो मीडियम चेंज हो जाए, जैसे कि आप देखते होंगे कि आपने बाल्टी ली, बाल्टी के अंदर आपने एक एक मान लीजिए कि एक सिक्का रख दिया, बाल्टी के अंदर आपने सिक्का रख, बाल्टी जो पानी से भरी हुई है उसके अंदर आप सिक्का रख दिया, तो आपको क्या लगेगा, सिक्का जो है ऊपर दिखाई देगा, उभरा हुआ दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि वो ऊपर की तरफ आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि जो रोशनी है वो एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करके जब पानी में जाएगी तो लेसर मीडियम से वो डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, यानी कि हल्के मीडियम से वो भारी मीडियम की तरफ जाएगी, तो हल्का सा बेंड कर जाएगी, हल्का सा मुड़ जाएगी। जब हल्का सा मुड़ती है तो हमारी आंखें ऐसा आभास कराती है कि ये पास में है, ये उभर के आ रहा है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर होता है कि जो ये रोशनी आ रही है उस तारे से, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो ये हल्का सा बेंड कर जाती है। अब चूंकि आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें भी अलग अलग लेयर है, बहुत सी लेयर है। अगर आप बहुत ऊपर पे देखोगे तो वहां पे हल्का एटमॉस्फेयर है, लेकिन जैसे ही हम अर्थ के पास आएंगे तो यहाँ पे ज्यादा गैसेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ज्यादा है। तो अलग अलग मीडियम है, तो अलग अलग मीडियम में ट्रेवल करते समय ये जो रोशनी है ये बार बार ये मुड़ती है, और ये बार बार मुड़ते 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 ऐसे करते करते जिगजैग करते करते जैसे ही हमारी आंखों पे आती है, तो हमारी आंखें जब इस रोशनी को महसूस करती हैं तो उसको क्या लगता है कि ये तारे जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, ये टिमटिमा रहे हैं। तारे टिमटिमाते नहीं है, ये तारे नहीं है, ये सूर्य है, हम इनको तारा कहते हैं, ठीक है। लेकिन असल में ये सूरज से भी क्या, सूरज से भी बहुत बड़े बड़े सूरज हैं ये, लेकिन ये बहुत दूर है। और जब इनकी रोशनी हमारे पास आती है, ठीक है, तो इतनी दूर से आती है, तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी तो ये जो रोशनी है ये सीधी रेखा में ट्रेवल करके थोड़ा सा दाएं बाएं ट्रेवल करती है, और हम इनको महसूस करते हैं। जब हमें हमारी आंखों में रोशनी आती है तो हमें महसूस होता है कि ये ट्विंकल ट्विंकल कर रही है, ट्विंकल टिम 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 आ रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये है इसमें जो चंद्रमा है, तो वो ट्विंकल इसलिए नहीं करता है, या सूरज जो है वो ट्विंकल इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये बहुत पास में है, बहुत पास होने के कारण से इनकी रोशनी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, इसलिए हमें ट्विंकल या टिमटमाते हुए दिखाई नहीं देते, इनकी रोशनी महसूस करते हैं। दूसरी तीसरी बात ये है कि चांद जो होता है इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेता है। चांद अपनी रोशनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो मैन्युफैक्चर करेगा। जैसे अर्थ जो अपनी रोशनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, चांद हो चाहे पृथ्वी हो, इसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तब ये ग्लो करते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो ये आपको समझाने का, मेरा एनसीईआरटी पढ़ाने का मकसद ये रहता है कि आप भले पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, लेकिन सवाल कहां से आ रहा है, साइंस से आ रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, अब अंग्रेजी पढ़िए, एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है, ठीक है, इसको आपने, ये एग्जाम में आया हुआ है कॉन्सेप्ट है। फिर से मैं अगला पैराग्राफ देखिए।
Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may, however, appear at different times, in different shapes, and in different position. You can see the full moon only once in about a month time. It's called full moon or Purnima, or a fortnight later, यानी 15 दिन के बाद. You cannot see it at all. It is a new moon called Amavasya. On this day, you can watch the night light best provided it is clear night. क्या बोल रहा है ये? देखिए, यहाँ पर वो दो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है. यहाँ थोड़ा सा हिंदी वालों को भी मैं कर दूं जिससे वो पढ़ लें. एक बात कर रहा है पूर्णिमा की और एक बात कर रहा है अमावस्या की. पूर्णिमा वो होता है जब चंद्रमा पूरा अपने पूर्ण शेप में होता है, पूरा गोल गोल हमें दिखाई देता है, बड़े शेप में गोल. पूर्णिमा उस दिन आप देखोगे कि रात में जो है रोशनी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होती है. क्यों? चंद्रमा जो है सूरज से रोशनी लेकर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है पृथ्वी के ऊपर. मैंने जैसे पहले कहा, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है. ठीक है, चंद्रमा क्या करता है? सूरज से रोशनी लेता है और फिर हम पृथ्वी पर ये रिफ्लेक्ट करता है, और हम यहाँ देखते हैं कि रात को थोड़ी अच्छी खासी लाइट है. इसे कहते हैं पूर्णिमा. ठीक है, फुल मून. एक होता है अमावस्या यानी कि न्यू मून. 15 दिन के बाद क्या होता है? जो हम चांद देखते हैं, वो चांद धीरे धीरे उसका साइज जो है वो कम 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 होते होते जाता है. पहले हमें पूरा दिखाई देगा, फिर कम दिखाई देगा, फिर कम दिखाई देगा, और एक वक्त ऐसा आता है कि हमें चांद दिखाई नहीं देता. बिल्कुल पूरे आसमान में चंद्रमा होता ही नहीं है. तो उस दिन को बोलते हैं अमावस्या. अंधेरी काली घंघोर रात जिसे कहते हैं अमावस्या. पिक्चरों देखो, कुत्ते रो रहे होते हैं, भूत भी इसी टाइम पे ज्यादा निकलते हैं. ठीक है, तो उसे अमावस्या कहते हैं. ठीक है, इसे न्यू मून कहते हैं, क्योंकि न्यू मून का मतलब क्या है कि यह पूरा अंधेरा हो जाएगा तो अगले पल से नया चंद्रमा निकलना शुरू होगा. तो न्यू मून और फुल मून, इस दोनों कॉन्सेप्ट को समझिएगा. अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर समझाता हूं यहां से. और ये देखिए, आपने क्या देखा? चंद्रमा के डिफरेंट आपने शेप देखे होंगे. चंद्रमा का एक लूनर साइकिल कितना होता है? 29.53 डे लूनर साइकिल. मतलब कि इस टाइम पर 29.53 डेज के अंदर चंद्रमा जो है पूरा अपना चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेता है. ठीक है, अच्छा, अब क्या है? आपने देखा कि ये क्या है? न्यू मून. न्यू मून का मतलब क्या है कि यहां पर चंद्रमा बिल्कुल जीरो हो रखा है, अमावस्या हो रखी है, हमें दिख ही नहीं रहा है. ठीक है, उसके बाद थोड़ा और वक्त गुजरेगा, जब ये एक नंबर पे है, 2 नंबर पे आएगा तो हमें वैक्सिंग क्रिसेंट दिखाई देगा. इसको 2 नंबर को बोलते हैं. तीसरे नंबर पे आएगा फर्स्ट क्वार्टर मून. यहां पे देखिए, यहां मतलब हमें पहला क्वार्टर दिखाई देगा, 25% दिखना शुरू हो जाएगा. फिर आएगा वैक्सिंग ग्लोबस, यहां पर होगा जब. ठीक है, फिर आएगा फुल मून, यानी कि पूरा हमें चंद्रमा दिखाई देगा. उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा. 1 से लेकर 5 तक आएगा तो बढ़ेगा, और 5 से लेकर जब 1 तक जाएगा तो ये घटेगा. इसको एक थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या मैं बोल रहा हूं, यहां समझते हैं. फुल मून. और पहली बात समझिए कि अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये फुल मून और न्यू मून का पोजीशन क्या होता है, कब फुल मून होता है और कब न्यू मून होता है? देखिए, जब दोनों कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में होंगे तो ये फुल मून और न्यू मून दोनों बनाएंगे, यानी अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बनाएंगे. अगर अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक लाइन में ना होकर सूर्य यहां पर है, चंद्रमा यहां पर है, तो ये कुछ नहीं बनता है. ठीक है, लेकिन जब तीनों एक लाइन में होंगे तब फुल मून और न्यू मून बनाएंगे, बेशर्ते थोड़ा सा पोजीशन के ऊपर है. जैसे कि अगर सूर्य यहां पर है और चंद्रमा पृथ्वी के बीच, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूरज के बीच में है. देखिए, देख रहे हैं ना, सूर्य ये है, पृथ्वी ये है, चंद्रमा यहां पर है. जब ये तीनों एक रेखा में है, चंद्रमा बीच में है और एक रेखा में है, तो यहां से बनेगा न्यू मून. न्यू मून मतलब यहां पर अमावस्या आ जाएगी. यहां पर आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा ढक जाता है, उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है. इसे क्या बोलते हैं? न्यू मून. ठीक है, अमावस्या. समझिएगा, सवाल बनता है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो उसे क्या बोला जाता है? तो सब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा तो उसे न्यू मून यानी अमावस्या बोला जाएगा. उसके बाद यही देखिए, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य इस रेखा में होंगे, यानी कि पृथ्वी बीच में आ गई है और चंद्रमा साइड में चला गया है, पीछे लग गया है, इसको बोलते हैं फुल मून. यहाँ पे पूरा
दिखाई देगा पूरा, उसे कहते हैं पूर्णिमा कहते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल इस तरह के सवाल आते हैं पीसीएस आईएएस में। फुल मून और न्यू मून, यानी कि जब चंद्रमा बीच में आया तो क्या बना, अमावस्या। अमावस्या क्या बोलते हैं, न्यू मून। और जब चंद्रमा साइड में रहा, पृथ्वी बीच में आई, तो क्या बनते हैं, फुल मून, यानी कि पूर्णिमा। समझ में आ गया? इस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सवाल पीसीएस आईएएस में आते हैं ये इसी तरह से आएंगे कि भाई बताओ चंद्रमा बीच में है और दाएं बाएं तो सूर्य और पृथ्वी है, तो क्या बनेगा, अमावस्या बनेगा, पूर्णिमा बनेगा, ब्लू मून बनेगा, क्या बनेगा? वो इस तरह सवाल पूछेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे आपको ये। तो यही बात समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें बहुत सिंपल है, बेशर्ते हमें समझ में आ जाए, बेशर्ते हमें समझ में आ जाए, ठीक से पढ़ें उसको। अब एनसीईआरटी में जितना दिया था उससे एक्स्ट्रा मैंने आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर ये फोटोज नहीं दिए उन्होंने, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हवा में नहीं पढ़ सकते एनसीईआरटी, आपने पढ़ ली। फिर से पढ़ते हैं। Do you wonder why can't we see the moon and all these bright tiny objects during daytime? हमें दिन में क्यों दिखाई नहीं देता भाई ये चंद्रमा, ये तारे, ये छुप जाते हैं क्या, सो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है, दिन में भी ये हमें चंद्रमा और ये सब वहीं उसी पोजीशन पे होते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सूर्य है उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night moon. The sun, the moon, and all these objects shining in the night are called celestial body. यानी कि जो ये सन है या मून है या जो भी चीजें तारे वारे हैं, इनको हम celestial यानी कि आकाशीय पिंड जिसको हम बोल सकते हैं, celestial body बोलते हैं, जिसका बोलते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय यानी कि आकाशीय पिंड, celestial यानी कि आसमानी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, खगोलीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कौन, मून, सन, स्टार्स, इन सबको बोलते हैं। इसमें और भी चीजें आती हैं, इसमें अभी आएगा उल्का पिंड आएंगे, एस्ट्रॉइड्स आएंगे, ठीक है, ये सब आएंगे। Some celestial bodies are very big and bright. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in their large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. क्या बोलता है, कुछ जो ऐसी जो आसमानी खगोलीय पिंड जो हैं, celestial bodies हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये अपने तरफ से लाइट भी छोड़ते हैं, रोशनी भी छोड़ते हैं, गर्मी भी छोड़ते हैं, जैसे कि हमारा सूरज। और सूरज भी जो है एक प्रकार का तारा है। तो जितने तारे हैं वो यही है, ठीक है। Celestial bodies are the stars. Countless twinkling stars in the night lights are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very, very, very far from us. यानी कि जो हम celestial bodies हैं, ये बहुत दूर है, इस कारण से जो तारे हैं, इनकी गर्मी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए, अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वो आता है कॉन्स्टिलेशंस का। कॉन्स्टिल क्या है? You must have noticed that all objects look similar when they seen from distance. How small an aeroplane looks when it's flying at a great height. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of stars. These are called constellations. क्या बोल रहा है कि भाई आपने जब छत पे सो रहे हो, छत पे सोते हुए आपने देखा इसका आसमान को, और आपने देखा कि खूब सारे स्टार्स हैं। स्टार्स तो देख लिए, लेकिन आपने जब गौर से देखा तो आपने देखा कि यार ये जो स्टार्स है ना, ये कुछ ना, ये पैटर्न बना रहे हैं, कुछ ये पैटर्न बना रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं। इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, या हिंदी में बोलते हैं सप्तऋषि। कॉन्स्टिलेशन या सप्तऋषि बोलते हैं इनको, कॉन्स्टिलेशन या सप्तऋषि, ठीक है। इसमें एक चीज और भी है, इसको हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र मंडल, सॉरी हिंदी में बोलते हैं नक्षत्र मंडल बोलते हैं। सप्तऋषि से एग्जाम्पल है, ठीक है। नक्षत्र मंडल, अपने हम लोग हिंदू धर्म ग्रंथ में नक्षत्रों की बात करते हैं, तो ये होता है ये कि एक 8-10 स्टार्स या 15-20 स्टार्स मिलकर एक शेप बनाते हैं, इसको बोलते हैं नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन। इसको और गहराई समझते हैं, देखिए यहां पे समझते हैं। ये देखिए, स्टार्स अलग अलग मिलकर एक शेप तैयार करेंगे, कैप्रिकॉर्न, सेक्ट्रम, एक्विला, इस तरह लिब्रा, जो राशियां भी होती हैं, नक्षत्र भी होते हैं, ये सब जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल, यानी कि स्टार्स मिलके अपना एक पर्टिकुलर एक बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। इन एंशिएंट times people used to determine directions
during the night with the help of stars. क्या बोल रहा है? कहता है यार रात को जब आपके पास मोबाइल नहीं था और मोबाइल के अंदर आपका कंपास नहीं था और कंपास वैसे भी नहीं खोज नहीं हुई थी, कंपास की खोज तो अभी हुई है 15 शताब्दी या 16 शताब्दी में हुई है, ठीक है, तो डायरेक्शन पता करने के लिए क्या था, तो हमें पता लगा भाई सूरज जो होता है वो पूर्व से उगता है, ईस्ट से, और वेस्ट में जाके चला जाता है, तो ये तो समझ में आता है पूर्व और पश्चिम। लेकिन मान लीजिए ऐसी जगह पर रात में है जहां पर सूर्य नहीं निकला, और तब हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगा? तब हम लोग देखते हैं कि एक स्टार जो है जिसको हम बोलते हैं पोल स्टार, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोल स्टार, ध्रुव तारा, हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। जो पोल स्टार है उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है। यानी कि अगर आपने उस तारे को देखा तो मतलब आपका जो चेहरा होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा। ध्रुव तारा कहते हैं इसको, हिंदी में पोल स्टार कहते हैं। बहुत चमकता है, बहुत ब्राइट सा होता है, काफी ब्राइट होता है, और हमेशा वो उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो पृथ्वी के आपके हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा, वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो पृथ्वी के हिसाब से इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। वो कहते हैं पोल स्टार, यानी ध्रुव तारा कहते हैं इसको, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। It is always remain in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. Look at figure 1.1. You will notice that if the imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further, it will point to the pole star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. These are called planets. अच्छा, अब भाई जिनकी जो अपनी रोशनी नहीं छोड़ सकते, जो अपनी रोशनी या लाइट नहीं छोड़ सकते, तो वैसे भी तो कुछ है ना जिनकी रोशनी नहीं होती है, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती है, अपने उनके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उन्हें बोलते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। जैसे अर्थ है, अर्थ का अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो तो सूर्य की रोशनी से काम चला रही है अपना, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है, जिनकी अपनी रोशनी। द वर्ड प्लैनेट्स यानी कि द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैंटिया व्हिच मींस wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a great distance, may the moon it will appear to be shining just as a moon. यानी कि अगर हम मून पे जाकर अर्थ को देखेंगे तो आप वो वहां महसूस करोगे कि अर्थ भी जो है वो मून की तरह खूब चमक रही है, लेकिन वो जो चमक है ना वो अपनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी के कारण रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्लैनेट्स, यानी कि अपनी रोशनी नहीं दे पाएंगे, और जो अपनी रोशनी देते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग स्टार, जैसे कि सूरज है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट कौन से हैं? यानी कि वो सैटेलाइट जो किसी पर्टिकुलर चीज के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं उन्हें सैटेलाइट कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी के इर्द गिर्द कौन चक्कर काटता है? वो होता है मून। मून जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा, इसलिए मून को अर्थ की सैटेलाइट कहा जाता है। It is the companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 and other planets that get heat and light from sun. अब बाकी सोलर सिस्टम में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। इस वीडियो छोटा रखने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा आपको। कुछ और दिक्कत आए, कुछ समस्या आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।